नमस्ते जी सर। नमस्ते। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। मंत्र पाठ। नमस्ते आचार्य। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय। इस अध्याय में जो हमारा प्रसंग अभी चल रहा है व्याप्ति का, इस प्रसंग से संबंधित सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं। 34वें सूत्र तक का अध्ययन हो चुका था। अब हम 35वें सूत्र से पढ़ेंगे। सूत्र है पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च। ये सूत्र है। और हमारा मूल विषय व्याप्ति है। व्याप्ति को इतना अधिक महत्व दिया गया है। जब भी हम कभी अनुमान प्रमाण से पदार्थों का ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे या चाहते हैं, उस समय हमको व्याप्ति दिखाना पड़ता है। और व्याप्ति हमको पंच अवयवों को सिद्ध करने के लिए दिखाना पड़ता है। और जब कोई विषय या किसी सिद्धांत को हमको सिद्ध करना होता है तो हम वहाँ पर पंच अवयवों को लाते हैं। तो पंच अवयवों में व्याप्ति की महत्ता है और उसी व्याप्ति के विषय में अब हम पढ़ रहे हैं। पीछे पदार्थों के अर्थात कार्य या कारण की अपनी स्वतंत्र निज शक्ति को व्याप्ति कहने पर वहाँ पर क्या दोष हो सकता है, उस दोष के विषय में हमने पढ़ा। इसके बाद 34वें सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि विशेषण की अनर्थकता होगी यदि पदार्थों की निज शक्ति को व्याप्ति कहेंगे। अर्थात पदार्थ की अपनी शक्ति को व्याप्ति नहीं कहते। इसका तो व्याप्ति किसको कहते हैं? जब कार्य और कारण दोनों विद्यमान हैं, दोनों की एक साथ विद्यमानता को व्याप्ति कहते हैं। ध्यान रखिए, व्याप्ति में जो संबंध बनाया जाता है, जो नियम बनाया जाता है, वह दो में होता है, एक में नहीं होता है। जैसे जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, या जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। इसको व्याप्ति वाक्य कहेंगे। इस वाक्य में दो बातें हैं, उत्पन्न होना और नष्ट होना। जब कहीं पर भी वाक्य बनाते समय दो एक साथ आते हैं तो उसको हम व्याप्ति कहते हैं। अर्थात व्याप्ति हमेशा दो में रहता है, एक में नहीं। यह हमारा प्रश्न है।
यदि एक में व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो वहां पर दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा? तो विशेषण की अनर्थकता सिद्ध होगी। अब दूसरा दोष बता रहे हैं, पदार्थ की निज शक्ति को व्याप्ति कहने पर दूसरा एक दोष आ जाता है। वो कौन सा है? तो अब उसको आप देखिए कौन सा है, कहते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न। नमस्ते आचार्य। क्या बोलिए? आचार्य जी, आपने दिखाया था सूत्र में कि कारण अग्नि और कार्य अग्नि, कारण अग्नि और कार्य धुआं, इस प्रकार के वाक्यों में हम यदि अग्नि शब्द को विशेषण में रखेंगे, कारण शब्द को विशेषण में रखेंगे, तो अग्नि हो गया विशेष्य और कारण हो गया विशेषण। तो इन दोनों का जो संबंध है वो गुण गुणी का है या क्या है? उन दोनों का संबंध बनाएंगे तो वहां विशेषण की अनर्थकता होगी। दोनों एक ही बात है। पर्यायवाची शब्द हो गए। हाँ, अग्नि और कारण पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इसीलिए अनर्थ। माने पुनरुक्ति दोष भी हो गया। और विशेषण जो आया, विशेषण कब आता है? जब उसका गुण हो, संज्ञा का कोई गुण हो। विशेषण कब लगाना चाहिए? जब सार्थक हो, संभव हो और उसका कोई विलोम हो। जैसे अच्छा है तो कोई ना कोई बुरा नहीं होगा। विशेषण हमेशा संभव में सार्थक अर्थ में होता है, सार्थक अर्थ, और उसका कोई व्यभिचार भी होता है। यदि अपवाद होता ही नहीं है तो वहाँ विशेषण लगाएंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अग्नि कारण तो है, उसका अपवाद नहीं है तो विशेषण नहीं बनेगा, किंतु हम विशेषण बना रहे हैं। राम अच्छा है बोल रहे हैं तो उसका अपवाद है, बुरे लोग भी हैं, इसलिए बुरे लोगों से राम अच्छे हैं बोल करके वहां पर विशेषण बताया गया, उसका प्रयोजन भी था। तो जहाँ कोई प्रयोजन नहीं विशेषण का, और सार्थकता नहीं, और विशेषण लगाने पर अपवाद कुछ नहीं निकलता है, व्यभिचार नहीं निकलता है, तो वहाँ का विशेषण अनर्थक होता है, लगाने से कोई काम का नहीं रहता। ये दोष था। अब दूसरा। जी धन्यवाद। अपरम च माने दूसरा दोष क्या आएगा? देखिए, हम अनुमान प्रमाण किसको बोलते हैं? अनुमान प्रमाण का होता है अर्थ, अनु का अर्थ होता है बाद में, और मान का अर्थ होता है ज्ञान। एक का प्रत्यक्ष करके दूसरे अप्रत्यक्ष को एक का प्रत्यक्ष करके जान लेना। प्रत्यक्ष करके एक पदार्थ के द्वारा दूसरे अप्रत्यक्ष पदार्थ को जान लेना अनुमान है। यदि हम एक पदार्थ में केवल कार्य की निज शक्ति को या कारण की अपनी निज शक्ति को ही व्याप्ति बोलेंगे तो एक दूसरा दोष आएगा। अपरम च माने दूसरा दोष। वो क्या? तो यहाँ पर कहा पल्लवादिषु अनुपपत्तिश्च। पल्लव कहते हैं कोमल कोमल पत्तों को, पेड़ के कोमल कोमल पत्तों को, पेड़ की डालियों को, पेड़ के फूलों को, पेड़ के फलों को आदि से हम अर्थ ले गए। तो पल्लवादिषु का अर्थ हो गया पल्लव आदियों में अनुपपत्तिश्च, व्याप्ति की सिद्धि नहीं होगी। केवल डालियों को ही व्याप्ति बोलेंगे तो वहाँ बड़ा दोष आएगा और अनुमान प्रमाण में त्रुटि। प्रमाण जबकि अपने आप में महत्व रखते हैं, किंतु ऐसे अनुमान प्रमाण की कोटि में, ऐसे प्रमाण की कोटि में नहीं आएंगे। अनुमान में दोष हो जाएगा। कैसे? कई बार हम लोग
कई बार हम लोग अपने घरों के तीसरे या चौथे मंजिल में रहते हैं या दूसरी मंजिल में रहते हैं, तो दूसरे या तीसरे मंजिल से बैठ करके बाहर पेड़ों को देखते हैं। तो जब हम वृक्षों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, तो पेड़ की डालियां दिखाई देती हैं खिड़कियों से। तो डालियों को देखते हैं तो हम अनुमान लगा देते हैं डालियों को देख करके वृक्ष का, यहाँ जरूर वृक्ष है, ऐसे अनुमान लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं। वैसे ही आपके घर के बिल्कुल पीछे कोई आया और एक पेड़ की शाखा को पेड़ से अलग कर दिया, काट दिया, और आपके पेड़ के पीछे वो वृक्ष के जैसे उस डाली को जो है गाड़ दिया। अब उस डाली को देखते हैं तो कटी हुई जो डाली है, कटी हुई जो शाखा है, वो 1-2 दिन तक तो या कुछ घंटे तक तो वो डाली वो वृक्ष में रहने से जिस प्रकार हरी हरी दिखती है वैसी ही दिखती है। तत्काल डाली नहीं सूख जाती है, शाखा नहीं सूखती है, ध्यान रखना। अब कोई गाड़ दिया है तो आप उस डाली को देख करके वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं। अब ये बताइए, वो डाली को देख करके वृक्ष का अनुमान जो किए, वो अनुमान प्रमाण ठीक है या गलती है, गलत है? वहां गलत है। तो प्रमाण को कभी भी गलत नहीं होना चाहिए था, किंतु गलत हो गया। क्यों हुआ, यही समझने की बात है। इस सूत्र में कहा जा रहा है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि अनुमान प्रमाण को अनुमान प्रमाण कब कहा जाएगा, जब आप बार बार अग्नि और धुआं को, कार्य और कारण को बार बार देखेंगे, उसके बाद एक को देख करके दूसरे का अनुमान करेंगे। यदि व्याप्ति के समय एक ही को आपने वृक्ष समझ करके और उसकी डाली समझ करके व्याप्ति बनाई, तो आपके व्याप्ति में दोष होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि आप केवल कारण कार्य को नहीं, केवल कार्य शाखा को देख करके, डाली को देख करके आप उसमें भ्रम के कारण या नियत संबंध न बनाने के कारण या सहभाव संबंध न बनाने के कारण केवल कार्य पदार्थ को ही आपने व्याप्ति कह दी, जबकि केवल कार्य पदार्थ को ही व्याप्ति नहीं कहते। जहाँ कारण और कार्य दोनों विद्यमान रहते हैं और उनकी जो अपनी अपनी शक्ति है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। अर्थात जब तक निश्चयात्मक दोनों का संबंध नहीं बनता है या जब तक सहभाव दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, यदि वहां पर किसी कार्य को गलती से भी हम व्याप्ति बोलते हैं तो अनुमान प्रमाण में दोष आ जाता है, आप पराजित हो जाते हैं, आपका अनुमान दोषपूर्ण हो जाता है। अर्थात कभी भी केवल एक कार्य पदार्थ को देखकर उसकी शक्ति को आप व्याप्ति मत बोल देना, उसको ठीक ठीक परखना और ठीक ठीक देखना, और दोनों की सहभागिता अर्थात दोनों की विद्यमानता या उपस्थिति है या नहीं देख करके व्याप्ति का नियत संबंध या निश्चय दोनों की उपस्थिति मान करके व्याप्ति कहना, न तो अनुमान प्रमाण में दोष होगा। वो प्रमाण अपने आप में वस्तु सिद्धि में सहायक है, तथापि वो वस्तु सिद्धि में वो प्रमाण सहायक नहीं हो पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। शायद आप समझ गए होंगे। बोलिए। जैसे पेड़ और डाली से लगी हुई है डाली, और उसके हमने एक साथ देख दिया,
हाँ बन गई। लेकिन यदि पेड़ की डाली को काट दिया, किसी और ने काटा और हमें पता ही नहीं है किस पेड़ का है डाली, या पत्ते किस पेड़ के हैं, बस उड़ रहे हैं या डाली पड़ी है, तब ये व्याप्ति नहीं बने। नहीं बन। लेकिन यदि मेरे ही सामने या मैंने ही खुद मान लीजिए डाली को अलग किया, तो क्या उस समय मैं ये कह सकती हूँ कि ये इस पेड़ की डाली है, ये कारण है और ये कार्य है, तब भी तो क्या? हाँ, दोनों का निश्चित संबंध बना करके आप व्याप्ति बनाएंगे। अब ये पक्का पता है कि इसी पेड़ की डाली है। बिल्कुल कटा है, किंतु कटने के बाद केवल कार्य पदार्थ को नहीं बोलेंगे, दोनों का संबंध बना करके बोलेंगे। जी हाँ, ये पेड़ है और ये डाली काटी हुई है, इसी पेड़ की है, ये सब तब ठीक है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। तो आप लोग सब समझ गए? पेड़ और ऊपर शाखा दूसरी उसकी कटी हुई है, उसके साथ तो क्या व्याप्ति फिर भी बनेगी? दूसरे पेड़ की शाखा नहीं, नहीं बनेगी ना, अलग क्यों बनेगी? वो प्रसंग आया क्या? अब बहुत सारे बच्चे हैं, आपके बच्चों के साथ ही आपका संबंध बनेगा व्याप्ति, दूसरे के साथ आपका पिता पुत्र या माता पुत्र का संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। तो निश्चय संबंध होना चाहिए कहा, और देश काल और सहभाव संबंध, तब व्याप्ति बनती है। वो व्याप्ति को क्यों इतना जोर दे रहे हैं? न तो अनुमान प्रमाण गलत हो जाएगा, क्योंकि हर वस्तु अगर वो शाखा उसी जाति की है, मतलब आम का पेड़ है, आम की ही जो शाखा है दूसरे की, फिर भी नहीं बनेगा। तो मनुष्य की जाति नहीं है क्या? दूसरे के बच्चे आपके बच्चे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। बस जाति तो सबकी एक है, मनुष्य एक जाति, स्त्री एक जाति, पशु एक जाति। तो जिसके साथ जिसका कार्य कारण संबंध है उसी का बनेगा, न तो नहीं। जैसे दूसरे आग का धुआं को हम इस आग के साथ बना करके व्याप्ति नहीं बना सकते हैं। वो दूसरी आग का वो धुआं है और इस आग के आगे उसको छोड़ दिए पैकेट में भर के ला करके और बोले दोनों के बीच व्याप्ति है, वो भी व्याप्ति नहीं बनेगी। तो व्याप्ति में कार्य और कारण, इस यही कारण है, और जो दिखाई दे रहा है कार्य पदार्थ वो इसी से उत्पन्न हुआ है, तब व्याप्ति, न तो व्याप्ति नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब भी हम व्याप्ति बनाते हैं, व्याप्ति को जांच पड़ताल करके बनाएंगे, न तो हम पंच अवयव की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, और वो अनुमान के प्रसंग में जो व्याप्ति बनाते हैं वो अनुमान भी अनुमान प्रमाण के कोटि में नहीं आए, वो अनुमान में भी दोष आ जाएगा। जैसे हरा भरा वृक्ष का फूल, वो भी बिल्कुल फूल भी हरा भरा दिख रहा है, किंतु किसी दूसरे एक वो शाखा के समान कोई एक कृत्रिम पदार्थ में उसको रख दिया गया है। अब हम गलती से अचानक नए आदमी बिल्कुल नए देख करके यदि बोल देंगे अच्छा ये वृक्ष है और इसका ये पल्लव है, तो दोनों की अपनी अपनी शक्ति है, इसलिए दोनों की उपस्थिति का नाम व्याप्ति है। बोल देंगे तो वो अनुमान गलत हो जाएगा, वो फूल देख करके वृक्ष का अनुमान। क्योंकि आजकल ऐसे कृत्रिम पदार्थ बनाए जाते हैं जिसको यदि ठीक से स्पर्श आदि करके ठीक से बिना देखे यदि हम बोलेंगे तो वहाँ पर दोष हो जाएगा। तो व्याप्ति के लिए एक नियम बिल्कुल ध्यान देना है, अर्थात एक नियम को विस्मरण नहीं करना है कि दोनों का सहभाव हो और दोनों के बीच निश्चयात्मक आवश्यक संबंध हो। दूसरे पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का संबंध न हो और दोनों की उपस्थिति हो, एक की उपस्थिति न हो, तो दोनों की उपस्थिति में व्याप्ति बनेगी।
एक की उपस्थिति में अब डाली पड़ी हुई है, वो हरी भरी है, वो वृक्ष में जिस प्रकार दिख रही थी डाली, वही डाली अब दिख रही है, किंतु उसमें यदि व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो वो व्याप्ति नहीं बनेगी, ये कहना चाह रहे। न तो अनुमान प्रमाण में दोष हो जाएगा, क्योंकि एक की उपस्थिति में हम नहीं मान सकते हैं, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो भाष्य को देख लीजिए, सरल है, भाष्य देख लेते हैं। पल्लवादिषु अनुपपत्ते च कार्य कारणयोः, कार्य और कारण में स्वरूप शक्ति नियमों व्याप्ति रीति, कार्य और कारण की स्वरूप शक्ति अर्थात निज शक्ति को, अर्थात केवल कार्य की निज शक्ति नहीं कहा गया, कार्य और कारण में विद्यमान जो अपनी निज शक्ति है उसको व्याप्ति कहते हैं। मंतव्य अपरयम दोषो, इसमें ये एक दोष देखने में आता है, यत जो पल्लवादिषु, पल्लव आदियों में, तो पल्लव माने क्या, कोमल पत्ते, आदिषु माने क्या, उसके फल, उसके फूल, उसकी डाली आदि जितने भी हैं वो आदि में आ जाएंगे। दृश्यमानेषु, देखने पर, वृक्षादि अनुमीयते, वृक्ष आदि का हम अनुमान कर लेते हैं, पत्तों को देखकर वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई घर, नए घर आदि का उद्घाटन करते हैं तो पत्ते आदि का तोरण बनाते हैं, टांगते हैं, और कई बार भ्रम भी हो जाता है। क्या, आप किसी घर आदि के उद्घाटन करते हैं तो केले पेड़ ला करके लगाते हैं, वो द्वार प्रदेश में लगाने का विधान भी है, आपने लगाया और केले पेड़ को बिल्कुल ऊपर से काट के ले आया तो केले के पत्ते बिल्कुल हरे भरे दिख रहे हैं, और आप उसको, यदि आपने वो पत्तों को देख करके पेड़ का अनुमान कर दिया तो वो गड़बड़ा गया, वो कटा हुआ है, किंतु वो जमीन में उसको गाड़ दिया गया है, वो तत्काल सूखता नहीं है, तो आपको व्याप्ति बनाते समय वहां पर परीक्षा करनी पड़ेगी अनुमान करते समय। ऐसे ही आप आंख बंद करके बोल देंगे ये पेड़ है और ये इसके पत्ते हैं, तो वो अनुमान में दोष हो जाएगा। तत्र स्वरूप शक्ति मात्रम कार्यस्य स्वस्मात्, वहां पर कार्य की अपने स्वरूप शक्ति मात्र को, स्वस्मात् कारणात्, उसके अपने कारण, पृथक भूतम सदपि, वो अपने कारण से अलग होता हुआ भी, अर्थात कार्य कारण से अलग हो चुका है, सदपि विद्यते, वहां पर विद्यमान रहता, अर्थात वो केला का पेड़ से अलग होकर के कार्य घर के उद्घाटन आदि में द्वार प्रदेश में लगाया गया है, वो बिल्कुल वृक्ष से अलग है, वो जड़ से युक्त नहीं है, तो भी हम उसको मान रहे हैं तो गलत है। तदा छिन्नेषु पल्लवादिषु, तब तो छिन्न हुआ अर्थात कटा हुआ पल्लवादिषु, पल्लवादि में, अब वृक्ष अत्र अनुमानस्य अयुक्तता स्यात्, वृक्ष का जो अनुमान करते हैं उसमें युक्ति युक्तता नहीं है, ठीक नहीं है। न तत्र वृक्षादय सन्ति, वहां तो वृक्ष है ही नहीं, केवलम पल्लवादय वसन्ति, केवल पल्लवादि तो हैं, तस्मात् न स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्तिरस्ति, इसलिए कार्य को देखकर कार्य की शक्ति को ही व्याप्ति मान लेना ये ठीक नहीं है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। किसी एक पदार्थ की निज शक्ति को, किसी एक पदार्थ की, जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं सुनिए ठीक से, किसी पदार्थ की निज शक्ति को यदि व्याप्ति
स्वीकार करेंगे तो वहां एक दूसरा दोष आ जाएगा। पीछे कहा गया था कि किसी एक पदार्थ के स्वरूप शक्ति को व्याप्ति मानने पर विशेषण की अनर्थकता का दोष आएगा। और यहाँ कहा गया कि कार्य कारण में विद्यमान जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप शक्ति को ही व्याप्ति मानने पर एक दूसरा दोष आ जाएगा। जैसे कई बार पल्लव आदि अर्थात वृक्ष के पत्ते, फूल, फल, डालियां आदि को देख करके हम वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं। पत्ते आदि कार्य द्रव्य हैं और उनके कारण है वृक्ष। पूर्ण विराम। कार्य द्रव्य का जो स्वरूप शक्ति मात्र है, कार्य द्रव्य का जो स्वरूप शक्ति मात्र है अर्थात निज शक्ति मात्र है, वह अपने कारण से पृथक होते हुए भी
विद्यमान है। उस कार्य द्रव्य की विद्यमान शक्ति को यदि हम व्याप्ति कहेंगे तो वहां पर दोष आ जाएगा। अर्थात केवल कारण को या केवल कार्य को व्याप्ति मानने पर दोष आता है। पत्ते आदि अलग हैं वृक्ष से, और वे पत्ते आदि हृष्ट पृष्ठ और हरा भरा दिख रहे हैं। इतने मात्र से यदि कोई वहां वृक्ष का अनुमान करेगा तो वहां अनुमान प्रमाण खंडित हो जाएगा। अर्थात एक को देखकर व्याप्ति नहीं करनी चाहिए। दोनों की सहभाव विद्यमानता को दोनों की सहभाव विद्यमानता को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति में दोनों को साथ रहना अनिवार्य है। व्याप्ति का नियम दोनों की उपस्थिति में बनता है। अब आगे देखिए, ये एक प्रसंग, एक प्रकार से ये 36वें सूत्र को पढ़ने के बाद एक सामान्य प्रसंग, व्याप्ति का जो प्रसंग चल रहा वो सामान्य रूप से समाप्त होगा। यहाँ क्या कहा गया, किंतु, तो व्याप्ति किसको कहेंगे, अंतिम में सार के रूप में बता रहे हैं क्या,
आधे शक्ति सिद्धो, आधे शक्ति को व्याप्ति कहते हैं, जो हम 31वें सूत्र में पढ़े। निज शक्ति योग, जो 32वें सूत्र में पढ़े। अच्छा, 32 में आधे शक्ति योग और 31 में निज शक्ति योग को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात आधे शक्ति की सिद्धि को व्याप्ति कहते हैं। ये किसका मत था? पंचशिख आचार्य जी का। और निज शक्ति योग को व्याप्ति कहते हैं, ये किसका मत था? महर्षि कपिल और अन्य आचार्यों का मत था। ये दोनों की शक्ति का जो योग है, इसको समान न्याय, इसको बिल्कुल यथार्थ में व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ केवल पदार्थ की निशक्ति का नाम नहीं है। यही बात बताने के लिए दोबारा एक सूत्र बनाया गया कि व्याप्ति का कितना महत्व होगा। देखिए कि अनुमान की सिद्धि में व्याप्ति की आवश्यकता है, अर्थात अनुमान के प्रसंग में व्याप्ति को दिखाना पड़ता है, और 5 अवयवों की सिद्धि में व्याप्ति को दिखाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऋषि कि देखो, जो आधे शक्ति को व्याप्ति के रूप में सिद्ध माने हैं, पंचशिख जी ने माना है, और निज शक्ति का ही योग को जो आचार्य कपिल जी और अन्य आचार्यों ने माना है, दोनों में समान रूप से कार्यत्व का और कारणत्व का सहभाव है, स्वीकार किया गया है, और उसी को व्याप्ति कहेंगे। वही कथन युक्ति युक्त है, वही व्याप्ति का कथन यथार्थ है, वही व्याप्ति का कथन दोनों का समान है। दोनों ने अपने अपने ढंग से कहा है, इसलिए दोनों की बात को हम स्वीकार करते हैं व्याप्ति के अर्थ में। दोनों में समानता है और दोनों में न्याय माने यथार्थता है, न्याय माने युक्ति युक्तता है, न्याय माने विपरीतता नहीं है, न्याय माने वहां कोई अन्याय पक्षपात नहीं हुआ है। दोनों ने जो व्याप्ति की परिभाषा बताई है, वो दोनों की परिभाषा ठीक है, दोनों का कथन अपने आप में ठीक है, और उसी को व्याप्ति के रूप में आप स्वीकार करिए, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? आधे शक्ति सिद्धो, जो 32वें सूत्र में बताया गया था, और निज शक्ति योग, ये जो 31वें सूत्र में बताया गया था, इन दोनों सूत्र में जो बातें बताई गई हैं वह समान है, वह युक्ति युक्त हैं, वह ठीक ठाक हैं, और वे सब दोनों यथार्थ हैं। अर्थात आधे शक्ति कहो, आधे शक्ति का योग कहिए या निज शक्ति का उद्भव कहिए, वही व्याप्ति है। दोनों की परिभाषा ठीक है, किंतु स्वरूप शक्ति कहने पर दोष आता है। जो 33वां सूत्र में स्वरूप शक्ति को व्याप्ति कहा गया, उस कथन में दोष है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? लिख लीजिए आप। अब सूत्रार्थ लिखिए पहले, वही बात है तो सूत्रार्थ लिखवा दे रहे हैं। आधे शक्ति को व्याप्ति के रूप में, आधेय शक्ति को व्याप्ति के रूप में सिद्ध मानने पर
वहां निज शक्ति का ही योग है। क्योंकि दोनों में समान रूप से कार्यत्व और कारणत्व का सहभाव स्वीकार किया गया है। अर्थात आधे शक्ति के विषय में 32वें सूत्र में बताया गया था। आधे शक्ति विषय में 32वें सूत्र में बताया गया था। अल्प विराम। निज शक्ति योग के विषय में 31वें सूत्र में बताया गया था। इन दोनों सूत्रों में जो बातें बताई गई हैं वे दोनों समान हैं। वे दोनों युक्ति युक्त हैं। ठीक ठीक हैं और यथार्थ हैं। आधे शक्ति का योग कहिए या निज शक्ति का उद्भव कहिए, यही व्याप्ति की परिभाषा है। किंतु यदि कार्य का स्वरूप यदि एक लिख दीजिए, एक किसी कार्य का स्वरूप या किसी एक कारण का स्वरूप को व्याप्ति कहेंगे तो
वहां दोष आएगा। और यदि कार्य और कारण दोनों की शक्ति को, कार्य और कारण दोनों की शक्ति को आप यदि व्याप्ति कहेंगे तो वहां दोष नहीं आएगा। उसी व्याप्ति को हम आधेय शक्ति सिद्धि कह सकते हैं, या निज शक्ति का योग भी कह सकते हैं। इन दोनों में समान न्याय है। अतः दोष नहीं है। तो ये सूत्र का अभिप्राय हो गया, सूत्रार्थ हो गया, भाष्य हो गया। अब इसको पढ़ के आइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।